अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुए थे उसमें मैंने केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अब मैं आप लोगों के साथ सेक्शन सी में जितने भी जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और इसमें कोई आपको अगर कन्फ्यूजन फिर भी रह जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है हेसेल्स लॉ से रिलेटेड, यानी जिसमें आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी होती है बेंजोइक एसिड की। तो इसमें हमारे पास ये है, इस तरीके से आपको इक्वेशन करना चाहिए। पहली वाली जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसमें यानी आपको ये चीज़ें बनानी होती है, हमें पूरी इक्वेशंस नहीं लिखना, वो आप कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर का पीडीएफ लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो केमिस्ट्री के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहली वाली जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास कुछ इस तरीके की है, यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये इस तरीके से, और इसकी जो मेरे पास हीट इवॉल्व हो रही है यानी जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच है वो 394 है, ठीक है। वो किलो जूल पर मोल मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, अब इसमें 7c है, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको भी जो है 394 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 394 मल्टीप्लाई बाई 7, वो आएगा 2000, यानी माइनस होगा -2758। ये मेरे पास जो है पहले का आ गया, यानी मेरे पास ये पहला वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर जो है हमें ये करना है कि जो इतनी यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो सिंपली कुछ नहीं, मैं पूरी इक्वेशन को जो है मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो इसकी जो मेरे पास डेल्टा एच की जो हीट इवॉल्व हो रही है वो भी जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दी है वो है -286। तो इसको भी जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर है, सॉरी इसको मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 858 आएगा। तो मैंने जब इसको जो है 858 माइनस के साथ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास बेंजोइक एसिड की, यानी C6H5 COOH, ये प्लस 15O2 यानी 15/2 O2, ये हमें क्या देता है 7 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। और इसमें जो हमारे पास जो हीट इवॉल्व हुई है वो हमारे पास है 32 यानी -3233 यानी -3232। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है ये राइट साइड पे और इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो सिंपल कुछ नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे स्वैप कर देंगे, या फ्लैप कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको जो है स्वैप कर दूंगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट की साइड ले जाऊंगा। तो जब मैं इसको स्वैप करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी 15/2 O2 प्लस C6H2O और ये H। अच्छा, और यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा है यहाँ पे स्वैप किया तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव थी वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा H यहाँ पर जो था मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है ऊपर वाली, तो अब जो मेरे पास जो आंसर है तो उसको मैं जो है सिंपली ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, -258 फिर आएगा -858, फिर आएगा प्लस का 3233,
3 2। तो मेरे पास जो इसकी जो आ रही है यानी जो डेल्टा एच आ रही है उस इक्वेशन की, वो आ रही है मेरे पास -383 kg पर मोल यानी किलो जूल पर मोल। ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इसका जो है पहला वाला पार्ट फिनिश होता है। तो अब हमारे पास जो है हम इसका जो पार्ट 2 है जिसमें आप लोगों को जो है सॉल्युबिलिटी निकालना है, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें जो है अब मैं आपके साथ क्वेश्चन भी उसमें रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो है ये आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास क्या व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे मैं पार्ट 2 को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 यानी लेड आयोडाइड की 1×10⁻⁹ मोल क्यूब DM क्यूब है, और इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर डिटरमाइन है सॉल्युबिलिटी ग्राम पर DM क्यूब। उसका मोलर मास मुझे दिया हुआ है वो है 461 AMU। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है यानी सॉल्युबिलिटी SV जो दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो किसका दिया हुआ है हमारे पास PbI2 यानी लेड आयोडाइड का जो दिया हुआ है हमारे पास वो मेरे पास कितना है, यानी इसको KSP को हम कह सकते हैं। नहीं, KSP की एक तरीके से हमें वैल्यू दी हुई है। तो वो मेरे पास होता है 1 × 10⁻⁹ मोल क्यूब। फिर हमारे पास है DM 990 ये। फिर नेक्स्ट चीज़ हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें मोलर मास दिया हुआ है। वो मोलर मास किसका है, लेड आयोडाइड का है। वो हमारे पास है 461 है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर अच्छा, अब इसमें जो स्टूडेंट्स हम यानी जो हमारे पास लेड आयोडाइड है इसको जाहिर सी बात है हम लोग ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें जो है इसका यानी जो सॉल्युबिलिटी मोलर सॉल्युबिलिटी यानी उसको हम लोग जो अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें S से अज्यूम में उसको कर लेते हैं यानी जो मोलर सॉल्युबिलिटी यानी, क्योंकि इसमें हमें सॉल्युबिलिटी पहले हम निकालेंगे कि KSP जो है उसके अंदर यानी इसकी क्या वैल्यू आएगी। यानी मोलर सॉल्युबिलिटी को मैं यहाँ पे S से सपोज करें तो फिर मैं इस आयंस यानी जो मेरे पास जो लेड आयोडाइड है इसको मैं ब्रेक कर दूंगा PB। जब मैं इसको डिसोसिएट करूँगा, डिसोसिएट का मतलब ये कि जब हमने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा तो लेड के ऊपर पॉजिटिव यानी आ जाएगा +2 चार्ज, और आयोडीन यानी ये और फिर आयोडीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो है उसमें होती है ग्रुप 7A में गैस है। माइनस चार्ज आएगा 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे I के साथ 2 था। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास है। फिर इसमें जो है यानी इसको हम लोग कहेंगे, अगर इसको ये मैंने अगर इसको S सपोज किया है, ये सिंगल है, तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ 2S हो जाएगी। यानी हमने इधर जो डिसोसिएट किया था उसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी हमने सपोज की थी वो S थी। तो लेड के आगे जो यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सॉल्युबिलिटी I के आगे 2 था तो मैंने उसको सिंपली 2S कर दिया। अब इसको जो है हमारे पास जो KSP का जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर मैं वैल्यूज़ रख दूंगा। अच्छा, ये आप पूछेंगे सर हमने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट इधर आपको जो है इसकी जो लेड और आयोडीन की जो आपके पास सेपरेट सॉल्युबिलिटी नहीं दी हुई थी, इसमें आपको जो इसका लेड आयोडाइड है उसका आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो KSP का जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ PB +2 और ये मेरे पास हो जाएगा आयोडीन माइनस, और ये स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि जो 2 होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो है वो चला जाता है। इसको मैंने जो है S सपोज करूँगा और ये 2 जो है फिर नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2S का स्क्वायर और 2 ऊपर भी रहेगा। तो ये मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4S क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी जो मेरे पास आई है तो वो मेरे पास आई है 4S क्यूब। तो KSP की जो वैल्यू आई है मेरे पास आई है 4x क्यूब। तो अच्छा, अब इसको जो है मैं क्या करूँगा, इसको अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो है मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स आप लोग जो है मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। फिर इसमें जो है जो हमारे पास KSP यानी जो हमारे पास
आया है कि एस पी, यानी जो कि एस पी इज इक्वल टू 4s की एस पी की वैल्यू में दी हुई थी 1 - 9 इज इक्वल टू 4s। मेरा स्टूडेंट्स थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो ये मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर अरेंज कर दूँ तो मेरे पास वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 -9 अपॉन 4। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एस क्यू आ जाएगा 0.25 10 की पावर -9। तो जब अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें लेना है क्यूब रूट, तो मैं क्यूब रूट लूँगा दोनों साइड पे। तो क्यूब रूट लेने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट आप लोग उसको कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 6.3 10 की पावर -4 मोल स्लैश DM क्यूब। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास इसका जो सॉलिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था ये जो है फिनिश हुआ है। अब जो है आपको उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो अब हम जो है इसके जो एक और पार्ट है जिसमें आपको सॉलिबिलिटी एक्चुअल निकालनी है, तो अब हम जो इसकी तरफ चलते हैं। अब सॉलिबिलिटी के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है मोलर सॉलिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यानी जो मैं मोलर सॉलिबिलिटी को MS से कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो अब इसको जो मैं ये डाल सॉरी 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय जो इसका मोलर वो था मोलर मास 461। तो मेरे पास जो ओरिजिनल एक्चुअल सॉलिबिलिटी आएगी तो वो आएगी मेरे पास 0.29 ग्राम पर DM क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन को जो है रीड भी कर लेता हूँ, जिसमें जो है आप लोगों को जिसमें जो है आपके पास क्वेश्चन है कैस्टर टेलर सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है उसकी कि फिर आपको जो है उसमें निकालना क्या है। उसमें जो है आपको 2 का पार्ट 4 है ये, इसमें आपको निकालना है इन दिस प्रोसेस 150 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसेस 82 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ क्लोरीन। तो इसमें हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है और जो है हमें ये और जो प्रोसेस के अंदर हमें क्लोरीन गैस भी निकालनी है कि वो जो है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड भी हमें निकालनी है। सबसे पहले लोग यहाँ पे जो है डेटा बना लेते हैं। डेटा में थोड़ा ये है कि थोड़ी सी ईजी रहेगा। तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास है यानी NaCl का जो हमें मास दिया हुआ है, NaCl का जो हमारे पास है वो है मास ऑफ कॉमन सॉल्ट जो होता है यानी NaCl कह लें वो 150 ग्राम है। और यहाँ ये हमारे पास डेटा पे गिवन यानी कॉमन सॉल्ट NaCl को कहते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है एक्चुअल यील्ड ऑफ क्लोरीन जो Cl2 की, तो वो मेरे पास है एक्चुअल, मैं Cl2 लिख देता हूँ उससे आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, वो मेरे पास है 82 ग्राम है। फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मोलर मास। जो हमारे पास मोलर मास होता है NaCl का वो होता है 58.5, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का 23 होता है। तो उसको जब आप ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल बनेगा, या AMU। अभी यहाँ पे ग्राम की बात हो रही तो यहाँ पे हम लोग ग्राम पर मोल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मोलर मास ऑफ क्लोरीन। अब मोलर मास ऑफ क्लोरीन जो है यहाँ पे Cl2 है तो उसका 71 हो जाएगा, यहाँ पे NaCl था तो इस वजह से हमने यहाँ पे उसको 35.5 लिया है। यहाँ पे मैं मोलर मास यहाँ पे मैं Cl2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इस वजह से यहाँ पे 71 हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट। इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें आपको हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम इस तरीके से, नहीं जो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें इक्वेशन में क्या है कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड
वो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन बना रहे हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से, यानी अगर मैं चलो मैं थ्योरेटिकल यील्ड की हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, थ्योरेटिकल यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड की मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। अच्छा, अब इसमें जो मैं अगर ऐसे लिखूँ कि सॉरी 2 मोल्स 2 मोल्स ऑफ जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ NaCl, यानी वो जो है 1 मोल ऑफ क्लोरीन दे रहा है। तो अगर मैं इसके जो मासेस की बात करूँ, वो मासेस का मैं अभी नहीं कर रहा, 1 मोल Cl दे रहा है, यानी क्लोरीन गैस दे रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसके मासेस की बात करूँ, तो अब जैसे वो हम लोग करते थे कि एक इतना दे रहा है तो दो कितने दे रहे होंगे, तो अब उसकी तरफ आते हैं हम लोग। सिंपल है, एक हमें NaCl का जो मास है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो है 105, वो है हमारे पास यहाँ पे 58.5 है। तो दो का कितना हो जाएगा, सिंपल है स्टूडेंट्स, दो का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 117 हो जाएगा जी, 117 हो जाएगा। भैया हमारे पास कितना हो जाएगा, 117 कितना दे रहा है, 71 ग्राम दे रहा है Cl2। सिंपल है, तो 1 ग्राम कितना देगा, बहुत सिंपल है, 71 से 117 को डिवाइड कर देंगे। तो और अगर हम इसमें 150 ग्राम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है, तो 150 हमारे पास यहाँ पे कितना देगा, सिंपल है, यहाँ पे अब ये डिवाइड हो रहा था, ये आके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा Cl2। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास इसकी आंसर आएगा वो आएगा 91.02 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड आई है क्लोरीन की। फिर इसके अंदर जो है हम लोग एक और चीज़ निकालते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे परसेंटेज यील्ड। तो अब परसेंटेज यील्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें नीचे ले जाता हूँ, जैसे मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता होगी किस तरीके से करना है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को, मैं शॉर्ट है, टाइम कम है, इसकी वजह से मैं आपके साथ कर रहा हूँ। फिर इसमें हमारे पास है वो है परसेंटेज यील्ड जो हमें निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल यील्ड अपॉन जो थियोरेटिकल यील्ड होती है, थियोरेटिकल यील्ड जिसको बोलते हैं, थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, जो एक्चुअल यील्ड हमारे पास 82 ग्राम थी, और जो थियोरेटिकल आई है वो हमारे पास 91.02 है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 90.09% आएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के भी देख सकते हैं, 90.09% जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई है, किसकी, वो आई है हमारे पास जो हमने इसके अंदर क्या निकाला था, हाँ, क्लोरीन गैस की परसेंटेज यील्ड यानी Cl2 की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यानी जो हमारे पास है यहाँ पे 5 भी नहीं है, 6 डिफरेंसेस डेफिनेशन है इसमें। फिर हमारे पास आते हैं क्वेश्चन 7 पे, जो हमारे पास जो है हीलियम गैस वाला, यानी जो डिफ्यूजन वाला जो है, इजी क्वेश्चन है। आप लोगों के साथ में उसको सॉल्व करता हूँ, एक्सप्लेन भी आपको मैं करूँगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारे पास ग्राम्स लॉ से रिलेटेड, ग्राम्स लॉ आप लोगों को पता है नहीं, ग्राम्स लॉ मैं यहाँ पे हेडिंग लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ग्राम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स, का मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हीलियम्स गैस टेक 25 seconds to diffuse from a hole of 10 dm³ containing a container. How long will SO2 gas take to diffuse from the same container if the same conditions and of temperature and pressure? हुई है कि SO2 यानी इतना हीलियम गैस ले रही है, तो SO2 को कितना टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा
डेटा बनाने के लिए, यानी हमें जो हीलियम का टाइम दिया हुआ है वो THE कितना है यहाँ पे हमारे पास, THE हमारे पास 25 सेकेंड्स है। और हमें मोलर मास ऑफ हीलियम, हमें मोलर मास पता होना चाहिए कि यानी जो मोलर मास होता है हीलियम का वो होता है 4 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास ऑफ HE, तो वो हमारे पास होता है 4 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, फिर इसमें जो हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी वो थी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अच्छा मोलर मास ऑफ SO2 हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ज़बानी, अगर आप लोगों को याद हो। सल्फर का 1 का 16 होता है, 2 का 32 है, तो अब इसको जो है 16 ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 32 प्लस 32, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 64 ग्राम पर मोल, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। फिर हमारे पास जो ग्राम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या होता है कि T यानी TSO यानी ये हमें निकालना है अपॉन T हीलियम का टाइम अंडर रूट M2 अपॉन M1, यानी जो M2 क्या है यहाँ पे, यानी जो हमारे पास SO2 है और MHE है। तो सिंपल इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ डाल देंगे, तो वैल्यूज़ डालने के बाद जो TSO2 बचेगा क्योंकि मुझे ये निकालना है, और ये मेरे पास 25 सेकेंड्स है, और इधर जो मेरे पास मास है SO2 का 64 और हीलियम का 4, तो जब इसको हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मेरे पास मैं यही कर लेता हूँ कि TSO2 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16 का रूट। 16 का रूट आपको पता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो जब ये हो जाएगा तो 25 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा TSO2 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो TSO2 आएगा 100 सेकेंड्स। तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको जो है 100 सेकेंड्स लगेंगे इफ्यूज़ होने में। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, इसमें जो N+L यानी जो इसमें तो आपको हुंस रूल N+L को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अब जो हम लोग चलते हैं पार्ट 8 पे। जो पार्ट 8 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देनी, इसके अंदर सिंपल हमारे पास पहली वाली अप्लाई हो रही है, तो वो तो आपको पता है कि उसको किस तरीके से करना है। कि जो है हमारे पास पहली वाली है वो है क्रोमियम की है, Z इज इक्वल्स टू CR इज इक्वल्स टू 24, यानी जो इसका जो वो दिया हुआ है 24, और दूसरा है ब्रोमीन का है BR -1। -1 का मतलब पता है कि आपको क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की यानी एडिशन की ज़रूरत होती है। तो Z इज इक्वल टू 35। तो इसको जो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्रोमियम जो CR है उसकी तो हमारे पास आसान है कि उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब जब मैं क्रोमियम की करना चाहूँ तो वो होगी CR Z इज इक्वल्स टू 24। तो मैं अब इसका लिखता हूँ, तो वो मेरे पास लिखने का तरीका आपको पता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3x2 1s2 2s2 2p6 3s2
गिनते भी रहेगा 3p6 4s1 3d5। तो यहाँ पे जो 24 पूरा हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि जो है सर हमने 4s2 क्यों नहीं लिखा। वो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जैसे डी सब शेल में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो अगर हम 4s1 कर दें और डी को जो है हम लोग यानी हाफ फिल कर दें, तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी जो है ये एक अच्छा एक चीज़ समझी, यानी इसको जो हम हाफ फिल कर देंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो 4s2 करेंगे तो वो अगर 3d4 करेंगे तो वो हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है ब्रोमीन की, यानी Br-1। तो इसका मतलब क्या है, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको कर भी देता हूँ, तो 35 + 1। तो अब इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वो उसकी जो कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास जो है बेसिकली जो सेक्शन सी का है। अब हम लोग जो है उस पर आते हैं, यानी कि अब सेक्शन बी के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो जो है यहाँ पे ख़त्म हो गए, यानी वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी का पहला ही जो पार्ट है। तो अब हम जो है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है इसके जो सेक्शन सी में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का, तो मैं आप लोगों से रीड करता हूँ। उसके अंदर न्यूमेरिकल भी है। वाटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर विद एप्लीकेशन। यहाँ से जो हमारे पास न्यूमेरिकल शुरू होता है वो क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 35 वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया है 60 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मास ऑफ यूरिया, यानी जो सॉल्यूट है, यानी जो हमारे पास वाटर में डिजोल्व हुआ है। मास ऑफ यूरिया वो हमारे पास है यहाँ पे 35 ग्राम। फिर यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन, यानी जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 100 ग्राम में हम इसको अज्यूम करेंगे, यानी जो मास ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे होता है 100 ग्राम में हम इसको नॉर्मल यूजुअल लेते हैं, यानी मास ऑफ सोल्यूशन वो मेरे पास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, और अगर इसमें से मैं जो है क्योंकि इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ओवरऑल 100 ही अज्यूम करते हैं। अगर हम इसमें से सॉल्वेंट निकालना चाहिए, वाटर का मास कितना होगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट सिंपली कुछ नहीं 100 माइनस 35। तो वो हमारे पास हो जाएगा 65 ग्राम। फिर हमारे पास यहाँ पे मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है यानी वो नहीं दिए हुए मोल्स
नहीं दिए हुए। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट, ये हमारे पास जो 65 ग्राम आए, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट का मास जो चाहिए होता है, वो सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, वो हमें किलोग्राम में चाहिए होता है। तो इसका 0.065 ये हमारे पास आ गया। फिर हम सबसे पहले इसमें हम लोग जो है मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं, यानी मोलैरिटी निकालने के लिए, यानी जो मोलैरिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे, यानी मोल्स ऑफ यूरिया। तो मेरे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मास 35 है, मोलर मास कितना है 60। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.583 मोल्स कह लें, मोल कह लें, ml कह लें, वो एक ही चीज़ कहलाती है। फिर जो है हम लोग इसमें जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें यानी मोलैलिटी निकालने के हमारे पास मोल्स आ गए हैं। तो मोलैलिटी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में चाहिए था, जब भी मैंने जो है 65 को 1000 से डिवाइड किया है। तो वो है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मास इन केजी। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.583 अपॉन 0.065। तो जो हमारे पास मोलैरिटी आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली आएगी 8.97 एम कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इसको। फिर जो हमारे पास जो लास्ट रह गया वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे निकालनी है। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, नहीं मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट की निकालनी है, जो सॉल्यूट की हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूट में हमारे पास वाटर के हमारे पास मोल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मास दिया हुआ है। तो अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मेरे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास यहाँ पे होगा मोल ऑफ H2O। तो मेरे पास कितना है 65, यानी जो ऊपर सॉल्वेंट का मास था और मोलर मास इसका 18 होता है। तो जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो वो 3.6 मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हमें जो है टोटल मोल्स भी निकालने हैं, यानी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम दोनों को अब हम जो है सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने की इसमें वजह ये है कि जाहिर बात है सोल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो अगर मैं टोटल मोल्स निकालना चाहूँ, TMOLS लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इसमें मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट की हैं स्टूडेंट, यानी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 30 मिनट से ऊपर की क्रॉस कर गई है, क्योंकि ये इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं इंशाल्लाह एक अच्छा सा बोर्ड ले लूँ, ताकि जो है फिर आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो से मैं आप लोगों को बेनिफिट दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल मोल्स ये आ गया। अच्छा, अब जो मोल फ्रैक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है यानी मोलैलिटी अपॉन टोटल मोल्स होता है। तो अब इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन का या एक्स का है? किसका है, यानी इसको एक्स से डिनोट करते हैं, यूरिया। ज़ीरो 0.58 अपॉन 4.1193। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.19, यानी जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। ठीक है स्टूडेंट, अब जो इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है सेक्शन सी का, उसमें हम लोग चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो ली शेटलियर का प्रिंसिपल है इसके साथ हमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन N2O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2000 डिग्री 0.1। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द reactant and product when the initial concentration of each N2 and O2 is 10 मोल dm³। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें हमें जो ईच इनिशियल और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सबकी कंसंट्रेशन निकालनी है, जबकि हमारे पास इंडिविजुअल इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है। तो आप सबसे पहले हमारे रिएक्शन यहाँ पे केसी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, 0.1। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है इनिशियल कंसंट्रेशन में पहले N2 की लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन की, वो कितनी है, 10 है, यानी दोनों की ही 10 है। डीएम क्यूब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी है, O2 की है, वो भी मेरे पास कितनी है, वो भी जो है मेरे पास यहाँ पे सेम है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2 तो मेरे पास कितनी है, वो भी मेरे पास जो है यहाँ पे 10 मोल dm³ है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अब यहाँ पे जो है हम लोग जो उसको x यानी जो चेंज करते हैं, यानी हम लेट x कर लेते हैं उसको, यानी हम अमाउंट, अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले N2 लिखते हैं, NO2 और फिर NO। सबसे पहले हम लोग इसकी जो इनिशियल लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ कि इनिशियल, ये आप लोग आसानी की मैं थोड़ा टेबल बनाया था ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी हमें नहीं दी हुई तो हम 0 अज्यूम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास चेंज, कि चेंज कितना हुआ। चेंज का मतलब ये है कि स्टूडेंट, यानी इसमें कुछ बैलेंसिंग के सेंस है, यानी कुछ इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट वगैरह कुछ चेंज हुई है यानी हुई, तो इसके अंदर जो है हमारे पास नहीं हुआ है, इसके अंदर नहीं हुआ है, इसके अंदर जो है हमारे पास कितने को, यानी 2NO का हुआ है, यानी तो हमने यहाँ पे प्लस 2x लिख दिया। फिर यहाँ पे जो हम लोग अगर इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, सिंपल है, कैसे लिखेंगे, जो आपको इनिशियल है उसको चेंज में से माइनस कर देंगे, तो वो सिंपल है, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, इसकी भी और इसकी सिर्फ 2x रही हुई, इसकी इनिशियल कुछ भी नहीं थी। तो अब सिंपल है, अब ये हमारे पास ये चीज़ मेन थी, अब ये हो गया। अब हम जो है इसमें उसमें चलते हैं, नहीं जो हमारे पास उसका केसी का एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है तीनों की हम लोग रिएक्टेंट की जो हमारे पास है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, केसी का होता है हमारे पास प्रोडक्ट की
कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसको करूं NO N2 O2 ये हो गई। अब जाहिर सी बात है इसको Kc की वैल्यू दी हुई 0.1 और यहाँ पे n की कितनी है 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लें क्योंकि वो ये है और नीचे क्या है 10 माइनस एक्स सही। तो अब जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ये यही हो जाएगा ना, यानी 4x स्क्वायर अपॉन नीचे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब सिंपल है, जैसी बात है, मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं दोनों साइड्स पे क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, सिंपल। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी 0.1 का रूट लूँ तो मेरे पास 0.316 आता है। इसको आप लोग कैलकुलेटर में वेरीफाई करके भी देख लीजिएगा। तो अब ये मेरे पास बच जाएगा 2x और नीचे से स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो वो 10 माइनस एक्स यहाँ पे रहेगा। अब ये डिवाइड हो रहा है, हमारे जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.1316 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 3.16 माइनस 0.13x इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको चलिए मैं इसको नीचे ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास एक मिनट थोड़ा सा ऊपर रहना ताकि आप लोगों को जब मैं इसको जो है सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास दोनों बचेगा कि ये 3.16 ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.316x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 3.16 अपॉन 2.316। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.364 मोल पर dm क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर लास्ट स्टेप जो हमें यानी उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। x हमें ऊपर अननोन x ही था तो हम जो है अब सिंपली जो हमारे पास जो भी उसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ थी उसके अंदर डाल के हम लोग जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की हेडिंग डाल देता हूँ। तो पहली मेरे पास है, अगर मैं प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट साइड से करूँ तो वो है N2। तो N2 की मेरे पास थी 10 माइनस एक्स। तो ये 10 माइनस 1.36 तो वो मेरे पास आई है 8.636 मोल स्लैश dm क्यूब। फिर हमारे पास नेक्स्ट ही वो थी O2 की। O2 की मेरे पास कंसंट्रेशन सेम थी तो यही मेरे पास वैल्यू आएगी 10 माइनस
x इज इक्वल टू 10 माइनस 1.364 इज इक्वल टू 8.636 मोल पर dm क्यूब। लास्ट जो हमारे पास रह गई है वो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास क्या है, NO है। इसकी थी हमारे पास 2x, क्योंकि वो पावर यानी वहाँ पे बैलेंस के लिए वहाँ पे 2 लगा था, तो 2 इंटू 1.364, तो उसको जब हम फाइनल आंसर करेंगे तो हमारे पास 2.728 मोल पर dm क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के सेक्शन बी और सेक्शन सी के तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ सॉल्व किए, डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।